Hello guys, welcome to Bio classes. In previous lecture, we have discussed the DNA replication, the model of DNA replication and Michelson and Starr experiment. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है, डीएनए रेप्लिकेशन में कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम कौन से काम करते हैं। तो जो सबसे पहला एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन का। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है डीएनए की सिंथेसिस करवाना, लेकिन ये डीएनए की सिंथेसिस करवा रहा है लेकिन डीएनए की रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं करवा सकता। क्लियर? इसका काम क्या होगा? टू सिंथेसाइज द डीएनए को सिंथेसाइज करवाना, बट नॉट इनिशिएट द रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं करवा सकता या सिंथेसिस को इनिशिएट नहीं करवा सकता। अब दूसरा मैं बात करूं प्राइमेज, एक एंजाइम और आता है प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम जो होगा इसका काम होगा प्राइमर ऐड करना, और वो प्राइमर किसके लिए ऐड होंगे? वो प्राइमर ऐड होंगे डीएनए पॉलीमरेज के लिए, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं करवा सकता, उसको जरूरत होती है किसी प्राइमर की। अब मैं बात करूंगा प्राइमर क्या होते हैं। तो प्राइमेज क्या काम करेगा? एडिंग प्राइमर को ऐड करेगा। अब प्राइमर क्या होते हैं? प्राइमर एक आरएनए की शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। आरएनए की शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। अब अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड के प्राइमर ऐड होते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट के अंदर 10 से 60 न्यूक्लियोटाइड का, यानी 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर ऐड होगा। और अगर मैं बात करूं यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट के अंदर केवल 10 न्यूक्लियोटाइड्स तक का डीएनए या प्राइमर ऐड हो सकता है। ये तो होता है प्राइमर। तो प्राइमर क्या होता है? आरएनए की एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है। अब थर्ड जो एंजाइम है उसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम का क्या काम होगा? हेलिकेज एंजाइम डीएनए के अंदर अनवाइंड करने का काम करता है। जब डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलती है तो उसके स्ट्रैंड को अनवाइंड करने का काम, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है हेलिकेज एंजाइम। टू अनवाइंड द डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड करने का काम करता है। और अब मैं बात करूं लास्ट एंजाइम, इसके अंदर लाइगेज। तो लाइगेज जो एंजाइम है उस एंजाइम का काम होगा लाइगेशन का। लाइगेशन यानी कि वो क्या kरेगा? डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइंट करने का काम करेगा लाइगेज एंजाइम। टू ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइंट करने का काम करेगा। तो ये कुछ मेन एंजाइम्स थे जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में आएंगे। कुछ और एंजाइम है, जब मैं प्रोसेस बताऊंगा तब उन एंजाइम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद में मैं बात करता हूं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन के लिए
कौन सी साइट होती है। अब सबसे पहले एक बात जानना जरूरी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो चाहे प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, कभी भी रेप्लिकेशन कोई भी रैंडम साइट से स्टार्ट नहीं होता। रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होता है और उस स्पेसिफिक साइट को एक नाम दे दिया जाता है, क्या? ओरिसाइट, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो देखिए एक बार, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन की साइट है, मैंने बोला एक चीज, डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा वो एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक साइट, और इस स्पेसिफिक साइट को बोला जाता है ओरिसाइट। क्या बोल दिया जाता है इसको? ओरिसाइट, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है, प्रोकैरियोट्स का डीएनए आपको ये पता है कि वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के डीएनए जो होगा वो सर्कुलर होगा, मींस सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स का। और इस सर्कुलर डीएनए के अंदर मैं बोल रहा हूं कि क्या, जैसे मानो फॉर एग्जांपल ये एक ओरिसाइट, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये एक ओरिसाइट। अब डीएनए की जो रेप्लिकेशन होगी वो इस ओरिसाइट से स्टार्ट होगी, यानी कि स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होगी। और इसके अंदर डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा तो ये इस डायरेक्शन में भी करेगा और ये इस डायरेक्शन में भी करेगा, यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा। क्या होता है इनके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन? बाई डायरेक्शनल होता है। और एक चीज और देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर केवल एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलती है, यानी कि एक सिंगल ओरिसाइट प्रेजेंट होगी। क्या बताया मैंने? क्या होगी? सिंगल ओरिसाइट प्रेजेंट होगी। ये तो था प्रोकैरियोट्स के बारे में। अब मैं बात करूंगा इसके बाद यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स के अंदर ओरिसाइट कहां पर होती है और उसके अंदर रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होता है? तो जितने भी यूकैरियोट्स होंगे, अब यूकैरियोट्स का जो डीएनए है वो डीएनए लीनियर होता है। यूकैरियोट्स का जो डीएनए होगा वो डीएनए क्या होगा? लीनियर डीएनए होगा। लीनियर डीएनए यानी जैसे एक डायग्राम के साथ समझते हैं, मैं बोल रहा हूं ये क्या है? एक डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब मैं बात करूं कि इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक ये ओरिसाइट हो गई, ये और ये इसके अंदर सारी ओरिसाइट है। ओरिसाइट तो मैं सिंपल बोल सकता हूं कि इसके अंदर यूकैरियोट्स होता है, उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल नहीं होती, और ना ही इसके अंदर एक सिंगल रेप्लिकॉन साइट होती है, यानी सिंगल ओरिसाइट नहीं, इसके अंदर मल्टीपल ओरिसाइट प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। क्या होगा? मल्टीपल ओरिसाइट प्रेजेंट होंगे। अब एक और चीज देखते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पर जो ओरिसाइट होगी, ओरिसाइट जो है वो एटी रिच, वो या प्रोकैरियोट्स की हो या वो यूकैरियोट्स की हो। ओरिसाइट जो होती है वो क्या होती है? एटी रिच साइट होती है,
यानी वहां पर एडेनिन और थाइमिन बहुत ज्यादा होंगे। रीजन क्या, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा इजी होता है, इसीलिए ये ओरी साइड पर प्रेजेंट होते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो ओरी साइड से स्टार्ट होगी। ये तो था कुछ आरएनए और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। अब मैं बात करूंगा कुछ सबस्ट्रेट जो रिक्वायर होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। अब वो मेन कौन से सबस्ट्रेट हैं जो रेप्लिकेशन के अंदर रिक्वायर होते हैं। एंजाइम्स का आपको पता लग गया। अब मैं मेन बात करूंगा सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड इन रेप्लिकेशन। तो मेन एक चीज का आपको पता है, डीएनए के एक लॉन्ग पॉलीमर चेन है न्यूक्लियोटाइड की। तो अब जब डीएनए की सिंथेसिस हो रही होगी तो यानी कि सिंपल सी बात है न्यूक्लियोटाइड की अटैचमेंट हो रही होगी विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब मैं बात करूं, देखिए ये एक शुगर का स्ट्रक्चर और डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। मैं बोल रहा हूं यहां पर तो बेस प्रेजेंट होगा, यहां पर फॉस्फेट जुड़ता है 5th पोजीशन पर। अब देखिए शुगर प्लस बेस दोनों मिलकर इनको आप क्या बोल देते हो, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोल देते हो, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट अटैच हो जाए तो आप इसको क्या नाम दे सकते हो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। क्या नाम दे दोगे आप, इसके साथ क्या अटैच हो गया, मैं बोल रहा हूं इसके साथ अटैच हो गया एक फॉस्फेट। और फॉस्फेट जब अटैच हो गया तो आपने इसको नाम दे दिया क्या, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। क्या इसको इसी को एक और नाम दे दिया जाता है क्या, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, या तो आप इसको बोल सकते हो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अब मैं बोल रहा हूं कि जब फॉस्फेट जो होगी, यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड बना, लेकिन न्यूक्लियोटाइड जो होगा, जब न्यूक्लियोटाइड अटैच तो होगा मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में, लेकिन ये वहां तक डीएनए पॉलीमरेज के पास जाएगा ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। अब मैं बोल रहा हूं इसको वहां पर जाने के लिए एक हाई एनर्जी की जरूरत होगी, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाएगा इसको, वो एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा इसको एटीपी। यानी कि मैं बात करूं यहां पर एटीपी की अटैचमेंट होगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की अटैचमेंट होगी, और वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कौन लेकर आएगा, एक एंजाइम काम करेगा यहां पर, कौन सा, फॉस्फोराइलेज। तो मैंने क्या बताया, जब इसको एटीपी की जरूरत पड़ेगी यानी कि एनर्जी के लिए, तो एक फॉस्फोराइलेज एंजाइम है जो इसको एटीपी प्रोवाइड करवाएगा। तो एटीपी प्रोवाइड होने के बाद ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखो ये जैसे शुगर का स्ट्रक्चर, मैं बोल रहा हूं इस फर्स्ट एंड पर तो नाइट्रोजनस बेस होगा, 5th एंड पर एक फॉस्फेट पहले से थी, एटीपी ने 2 फॉस्फेट और जोड़ दी, तो यानी कि क्या हो गया ये। अब मैं इसको क्या बोल दूंगा, देखो न्यूक्लियोसाइड तो ये था, बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड। अब इसके साथ 3 फॉस्फेट अटैच हो गए हैं, तो 3 फॉस्फेट अटैच होने के साथ देखो, जब एक फॉस्फेट अटैच हुआ था तो क्या बोला था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड साइड मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अब मैं बोलूंगा इसको ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, डीएनटीपी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो
न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब इसके पास हाई एनर्जी बॉन्ड है। अब मैं एक बात करूं तो जितने भी अब न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, जो भी जाएंगे यानी डीएनए पॉलीमरेज जिनको भी अटैच करवाएगा वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में अटैच करवाएगा। तो देखिए यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ये DAMP यानी कि डीऑक्सी एडिनोसाइन। तो देखिए अब मैं बात करूंगा क्या, जैसे ये देखो DAMP यानी कि डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब ये मोनोफॉस्फेट है तो जब इसके साथ दो ATP अटैच हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। यानी कि मैं इसको क्या बोल दूंगा, DATP डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ऐसा ही काम किसके साथ होगा, GMP के साथ। डीऑक्सी राइबोग्लूटामाइन मोनोफॉस्फेट जो है वो किस में बदल जाएगा, ट्राइफॉस्फेट के अंदर बदल जाएगा। ऐसा ही काम किसके साथ होगा, साइटोसिन के साथ होगा। साइटोसिन भी जो होगा वो ट्राइफॉस्फेट के अंदर बदल जाएगा, DCTP। और ऐसे ही काम TMP यानी कि थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट के साथ होगा, ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट के। तो ये जो होंगे न्यूक्लियोटाइड ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जाएंगे, लेकिन वहां पर जाने से पहले इनसे 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगी और क्या हो जाएगा, वो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इनको अटैच करता चलेगा। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है, और वो प्रोसेस मैं बताऊंगा अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट आ रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।